वादा और इरादा और किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करें, यह है आज के शो की थीम। और दो प्रमुख दलों ने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या न्याय पत्र, जो भी अलग अलग उन्होंने नाम दिए हैं, वो जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उससे पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र या उसको वो न्याय पत्र कह रहे वो जारी कर चुके हैं। मैनिफेस्टो में पार्टीज अपने उन चीज़ों को लिखती हैं जो सरकार आने पे वो करना चाहती हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या जो विपक्ष में लोग हैं। उसमें कई बार हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और फिर उन वायदों को नियमतः सैद्धांतिक रूप से चुनाव के बाद सरकार अगर बनी तो पूरा करना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद जनता उनका हिसाब पूछती है। क्या ये वाकई वायदे डुएबल हैं या सिर्फ बोलने के लिए कर दिए जाते हैं? क्या पार्टीज अपने चुनावी वायदे को पूरा करती हैं? क्या उसके पीछे वाकई एक सोच है, एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन होता है कि नहीं होता है? और इसको मतदाता कितना गंभीरता से लेता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कितने लोग इस घोषणा पत्र को पढ़ते हैं? कुछ 2-4 बातें जो बड़ी प्रमुखता से आती हैं उस पर तो ले लेते हैं। अब चूंकि भारत जो है श्रुति परंपरा का देश, मतलब सुन के लोग ज़्यादा समझते हैं भारत में, तो इसीलिए रैलीज़ में बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें नेता अपनी बात जो रखते हैं वही मान लिया जाता है कि यही घोषणा पत्र होगा। बाकी किसके पास समय जो 40-50 पेज का घोषणा पत्र पढ़ेगा वो बुकलेट। तो इसलिए भी आपने देखा होगा कि रैलीज में बड़े नेता या छोटे नेता अपनी बात को रखते कि हम तो ये 4 चीज़ें करने वाले हैं और उसी पे चुनाव खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारा काम है कि हमको जो भी पार्टीज़ अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र या न्याय पत्र जो भी लेके आ रही हैं उसको एक बार जनता के सामने विश्लेषित करके रखना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि पार्टी की सोच क्या है, वो क्या करना चाहती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को प्राइमरली और उसके साथ ही कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, क्योंकि उनका पहले आ चुका, हम उस पर एक बार बड़ी चर्चा कर भी चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है आपका मैं परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, सतीश के सिंह जी और विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्क्रीन पर मेरे दिल्ली ब्यूरो चीफ और सहयोगी लक्ष्मण रॉय दिख रहे होंगे, जो मैनिफेस्टो से बड़े करीब से गए, कवर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो मैंने सोचा मैं ज्ञान दूँ उससे अच्छा मैं लक्ष्मण जी की मदद लूँ, वो बताएंगे हमें कि क्या क्या सुना। तो लक्ष्मण जी, दोनों मैनिफेस्टो आ चुके हैं बड़ी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। तो इन दोनों में क्या खास बात है राजनीतिक और आर्थिक तौर पे, आपने क्या असेस किया, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इन दोनों मैनिफेस्टो जो बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो इसको 2 हिस्सों में बांट के मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो जो राजनीतिक और सामाजिक पहलू है और दूसरा जो आर्थिक पहलू है। राजनीतिक और सामाजिक पहलू पर आए तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो 4 जाति का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री कर रहे थे, उन 4 जातियों पर फोकस किया गया है, युवा, किसान, महिला और पिछड़ा वर्ग। वहीं पे कांग्रेस में क्या किया गया है, उन 4 की बजाय 5 चीजों को शामिल किया गया है, जिसमें न्याय भी शामिल कर लिया गया है और समानता भी यहां शामिल कर लिया गया है। उसमें भी किसान पर फोकस है, युवा पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है। अब इन सभी अलग अलग वर्गों के लिए क्या क्या किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग ऐलान किए गए हैं। इसमें मिसाल के तौर पर अगर आप महिलाओं के लिए बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लखपति दीदी और ज्यादा बनाएंगे, ड्रोन पायलट बनाएंगे महिलाओं को, वहीं पर कांग्रेस वहां पे महिलाओं को सीधा आर्थिक सहायता देने की बात करती है। और कांग्रेस अपने न्याय पत्र में कहती है कि वो महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए सालाना देगी। इसी तरह से युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परीक्षा में नकल को रोकेंगे, निवेश के जरिए नौकरी देंगे, खाली पड़े हुए सरकारी पदों को भरेंगे। वहां पे कांग्रेस जो है साफ तौर से कहती कि 30 लाख सरकारी वैकेंसी है जिसको हम भरेंगे, अप्रेंटिसशिप को जरूरी करेंगे, एक तरह से बेरोजगारी को एक तरह से हम लोग मदद करेंगे बेरोजगारी के तौर पर। ये कांग्रेस का दावा है। इसी तरीके से किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जहां ये कह रही है कि हम एमएसपी को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, वहां पे कांग्रेस साफ करे कि हम एमएसपी पे एक तरह से कानूनी गारंटी यहां पर देंगे।
जाएंगे और किसानों को हम एक तरीके से ज्यादा आर्थिक मदद देंगे। राजस्थान के तर्ज पर वित्तीय स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्थिक मदद के ऐलान कर रही है कांग्रेस, जहां वहीं पे आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की बात बीजेपी कर रही है। तो तबका कमोबेश सबका टारगेट वही है, तरीके अलग अलग बता रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक टारगेट है, किसी के ट्रेडिशनल टारगेट है, तरीके हैं, तो किसी के कह सकते हैं कि थोड़े से प्रोग्रेसिव तरीके हैं। तो मोटे तौर पे सारे वर्ग को दोनों ने कवर करने की कोशिश की अपने अपने अलग अलग तरीके से। इसमें खास तौर पे जो राजनीतिक टच भी दिया गया होगा वो क्या है? देखिए, राजनीतिक टच में यहाँ पे एक तरह से कहें तो वन नेशन वन इलेक्शन एक सबसे बड़ा ऐलान कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको उन्होंने काफी जोर शोर से रखा है। वन नेशन वन इलेक्शन और इस कारोबार मतलब वापस सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो इसको सामने रख के चलेगी, वो लागू करेगी, ये जोर शोर से कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर काफी ज्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर हम लाएंगे। एनआरसी का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो जाति जनगणना पर ज्यादा फोकस यहां पर करती हुई दिखी है। वहां पे खास तौर से कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो अलग अलग 370 के तर्ज पर सेक्शन है, धाराएं हैं, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे, इस तरह के बातें वहां पर की गई हैं। तो राजनीतिक तौर पर भी दोनों अलग अलग ध्रुव पर कह सकते हैं कि अपने अपने ऑडियंस को, अपने अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस ने क्या ऐसा बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा? वन नेशन वन इलेक्शन पे वहां पे कांग्रेस ने चुप्पी साध बैठी है। हालांकि जब कंसल्टेशन हुआ था वहां पे कई सारी पार्टियों ने वहां पे समर्थन किया था इसका, लेकिन जिस जोर शोर से प्रमुखता से यहाँ पे बीजेपी ने उठाया अपने मैनिफेस्टो में, वो प्रमुखता यहाँ पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गायब थी। ओके, अच्छा, दो और प्रमुख दलों के जो कि इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, उनके क्या बड़े ऐलान हैं? देखिए, उन लोगों ने काफी उन मुद्दों को उठाया है जो खास तौर से मध्यम वर्ग और गरीब तबका काफी ज्यादा इसको सुनना चाहता है, या कह सकते हैं कि उससे परेशान है। इसमें खास तौर से आरजेडी ने इसको अपने परिवर्तन पत्र का नाम दिया है और उसमें 24 वादे किए हैं। 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, उसको इसका वादा किया गया है। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसके वादे यहाँ पर किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने यहाँ तो कहा कि 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाएगी। अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे, ये खास बात है। ये आरजेडी ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, और आगे चलकर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने भी कहा कि अग्निवीर योजना को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, जिसमें 4 साल के लिए अवधि के लिए योजना चलाई, नौकरी देने की बात है। पुरानी पेंशन योजना को हम लागू करेंगे, नई पेंशन योजना खत्म कर देंगे, ये आरजेडी ने काफी प्रमुखता से कहा है। समाजवादी पार्टी ने कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जाति जनगणना पर काफी ज्यादा जोर दिया है। एमएसपी की गारंटी को प्रमुखता से रखा है। अग्निपथ को खत्म किया जाएगा, ये भी समाजवादी पार्टी ने अपने यहाँ काफी जोर शोर से रखा है। कांग्रेस में पुरानी पेंशन योजना है कि नहीं है? नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन योजना का जिक्र यहाँ पे नहीं है। और जब ये जिक्र नहीं था तो ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर ये कहा गया कि सरकार पहले से पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के लिए कमेटी बना चुकी है, उस कमेटी की सिफारिश आएगी तो उस पर बदलाव करने के लिए सरकार पहले ही तैयार हो चुकी है। लेकिन वो थोड़ा सा एक आश्चर्य जरूर लगा था, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना थी जिसके आधार पर आप कह सकते हैं, कहा यह जा रहा था हिमाचल के सरकार में चुनाव हार गई थी बीजेपी सिर्फ इस वजह से। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये अपेक्षा की जा रही थी, अनुमान लगाया जाता है इसको कांग्रेस ज्यादा जोर शोर से रखेगी, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात नदारद थी, ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी। ओके, तो ये थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों की प्रमुख बातें, खास तौर पर भी इसको डिटेल में समझेंगे। और 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के भी आए थे, तो हमने कहा उस पर भी एक बार नज़र जरूर डाल लेनी चाहिए। अब मैं राजनीतिक दलों के पास जाने से पहले एक कमेंट अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट के लेना चाहता हूँ। छोटे छोटे दीजिएगा सर। सतीश जी, कैसा लगा आपको भाजपा घोषणा पत्र? कांग्रेस में तो काफी चर्चा हम लोगों ने की थी पहले भी। देखिए, तात्कालिक है कांग्रेस का घोषणा पत्र, पॉपुलिस्ट भी आप कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लॉन्ग टर्म है, वेग है, एब्स्ट्रैक्ट है। वो थोड़ा 2047 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, सुपर पावर इंडिया, इंडिया आगे का देखता है। और निवेश से रोजगार, जो मैं देखता हूं इसमें कि रोजगार अब निवेश से ही मिलेगा, ये इसमें खास है। एमएसपी पर कोई गारंटी का शब्द तो नहीं है इसमें।
और न अग्निपथ के बारे में है। और ये सारी चीजें जो है कांग्रेस पार्टी में जो है वो तात्कालिक ट्रांजैक्शनल उनका घोषणा पत्र लगता है। भारतीय जनता पार्टी का जो हम समझते हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा लगता है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसके अलावा जो हम लोग जान ही रहे हैं कि 300 ये 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बात उन्होंने दोहराई है, कमिटमेंट दोहराया है और मोदी की गारंटी है इस बार। जो बीजेपी की घोषणा पत्र है वो मोदी की गारंटी है कि आने की जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे, और इसमें मोदी जी सबसे ज्यादा प्रमुख है। पहले संकल्प पत्र ज्यादा प्रमुख होता था। ये एक खास बात है कि इसका मतलब ये वो यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति है तो सब काम जो बोल रहा है वो कर देगा। सभी दलों को ऐसा करना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो गारंटेड है, क्योंकि बाद में इसका समझिए। रामकृपाल जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर राजनीतिक दलों के पास जाऊं मैं। कैसा लगा आपको घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का? एकदम ताजा आया है और कांग्रेस को तो आ ही चुका है पहले से, कॉन्टेक्स्ट वो भी ले सकते हैं आप। देखिए, सतीश भाई ने जो बात कही है कि बीजेपी का एक विजन डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल मैं उसका मतलब बिल्कुल समर्थन करता हूं, सही है। एक चीज जो मुझे दोनों घोषणा पत्र में बेसिक जो फर्क है, 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र ला रही थी, तो मुझे एक डर था कि इसमें भी कुछ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कुछ होगा। जैसे कि आरजेडी का आया था, उसमें ₹1,00,000, कांग्रेस ने ₹1,00,000, सिवाय एक राशन का जो कंटिन्यूएशन है जो पहले ही कहा गया था, उसके अलावा कुछ भी फ्री भी नहीं है। एक मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। दूसरी बात, सबसे पहला जो मोदी जी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने एक बात कही थी, जैसा कि सतीश भाई ने भी बताया, निवेश से रोजगार। पीलू मोदी बहुत पहले कहा करते थे कि किसी भी समाज का विकास का एक मूल मंत्र है कि मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव। इसके सिवाय चाहे साम्यवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, जो कुछ भी हो, मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव। आदमी को उत्पादक श्रम से जोड़ करके ही आप रोजगार मुहैया कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ये बात। दूसरी तो जो मूल बात यही है कि मुझे इसमें फ्री भी नहीं दिखा, और एक पार्टी जो 2 टर्म रहने के बाद तीसरे टर्म में जा रही है, मुझे डर था कि एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में कहीं वो कैश इतने रुपए फ्री करेंगे, वो ऐसा नहीं है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र की, तो मैं ये कहूं, आपको दिल्ली से बंबई जाना है, 2 रूट हैं, एक वेस्टर्न रेलवे है, एक सेंट्रल रेलवे है, दोनों वहीं पहुंचते हैं। दोनों ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आम जनता के लिए, आम जनता की सेवा, उसके जीवन की बेहतरी के लिए हम संकल्पित हैं। अब ये बात अलग है कि एक वेस्टर्न रेलवे से जा रहा है, एक सेंट्रल रेलवे से जा रहा है। एक वेस्टर्न रेलवे से। शिवम त्यागी जी, भाई कोई आपने ऐसा ट्रांजैक्शनल अनाउंसमेंट किया नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं दी, जो पैसे आप बढ़ा सकते थे किसानों की सम्मान निधि वो नहीं बढ़ाया आपने, कुछ ऐसा दिया नहीं अट्रैक्टिव ऑफर आपने? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी को नमस्कार नीरज जी, लेकिन वो इतना सारा ट्रांजैक्शनल जो कहानियां हैं वो कांग्रेस ने पहले ही इतनी गढ़ दी, उसको देख के मुझे लगता है देश ही इस बात को सोचकर हिल जाएगा कि ये कह क्या रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको छोटा सा इस बात पर। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर भी नहीं, पहले अपने पे बताओ। नहीं शिवम, पहले अपने पे, पहले अपने पे, शिवम पहले अपने पे भी आओ। हाँ, पहले अपने। नहीं, मैं आऊंगा सर, 10 अपने पर ही आऊंगा, उसके बाद अपने पर आऊंगा, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। उन्होंने कहा कि हम जो है इस देश में 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार को देंगे, महिला को देंगे। 1 लाख रुपया। इस देश में 16 करोड़ गरीब परिवार हैं जिनको हम कहते हैं, यानी कि 16 लाख करोड़ रुपया तो उनको देंगे। इनकी बाकी की गारंटीज पर 10 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, बनता है 26 लाख करोड़ रुपए। पिछले दिनों निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था वो किया था 47,66,000 करोड़ का, मतलब 47 लाख करोड़ का मोटा माटी। 20 लाख करोड़ में ये पूरा देश चला लेंगे? या राहुल गांधी कहां से लाएंगे? मामा जी के घर से लाएंगे क्या? मतलब बिना सर पैर का। और ये कहते हैं हमने इतनी मेहनत की है उस बजट को बनाने में, इतनी मेहनत की है हमने मैनिफेस्टो बनाने में कि पूछिए मत, पता नहीं कहां से लाए। कहते हैं हम एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। रियली कैसे कर दोगे भाई? और एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि पैसा लाओगे कहां से? अब मैं आगे आता हूं। आपने कहा कि भाई हमने कोई ट्रांजैक्शनल फायदा नहीं दिया,
या फिर इस तरह की कोई चीजें नहीं दी। मैं मानता हूं कि इस देश में जिस तरीके की तमाम चीजें चली है, चाहे अगर मैं अपने मैनिफेस्टो की मोटी मोटी बातें करूं तो चाहे वो तमिल भाषा को बढ़ावा देना हो, चाहे विश्व भर में तिरुवल्लुर केंद्र खोलने हो, चाहे राष्ट्रीय सहकारिता नीति हो, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना हो, 1 करोड़ को हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चाहे इसके बात अगर हम करें मुद्रा ऋण जो है वो हम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करेंगे, अगर हम इसके अलावा बात करें पीएम सूर्य घर बिजली योजना से साथ हम बिल को जीरो करने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रसोई गैस सप्लाई को पाइप से लगाने की पूरी देश में हम काम करेंगे, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर नए बनाएंगे, इसके अलावा आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर को शामिल करेंगे, 70 से उम्र के ज्यादा जितने भी हमारे देश में व्यक्ति हैं हम उनको आयुष्मान के तहत लाएंगे। मैं कहता हूं ये देश के लिए एक विजन है कि आने वाले समय में हम आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकार ये काम करेगी। और एक राष्ट्र एक चुनाव एक अलग विषय हो गया। जी शिवम, ये बताओ, आप भी तो 5 साल के लिए अनाज और मुफ्त में दोगे, उसमें भी तो 2.5 लाख करोड़ साल का खर्च होगा। हाँ होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें 26 लाख करोड़ नहीं होगा। और दूसरी, हाँ बिल्कुल होगा। और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पर जवाब भी दिया कि इस देश में जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीबी से बाहर निकल कर आए हैं, उनके लिए एक असिस्टेंस है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई झटका ना लगे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से भी बाहर आता है तो उसके लिए एक मिनिमल कोर्स होता है कि भाई आपको 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना दवाई खानी है, ताकि आपको फिर उस बीमारी का सामना ना करना पड़े। हमारा साफ है कि इस देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है, यूसीसी जरूरी है, सांस्कृतिक उत्थान जरूरी है, रोजगार जरूरी है, महिलाओं के लिए जो तमाम लखपति दीदी जो है जरूरी है, इसके अलावा पक्के मकान जरूरी है, साफ पानी जरूरी है। दूसरी तरफ बिना बजटिंग के एक मैनिफेस्टो लाकर रख दिया है कि जी मैं सीधा आपको 1 लाख दे दूंगा। अरे नाना जी ने क्यों नहीं दे दिया, दादी जी ने क्यों नहीं दे दिया, पिताजी ने क्यों नहीं दे दिया? आप कहते हैं कि हमें एकदम दूर कर दो। शिवम त्यागी जी, अरे सुनो ना भाई, जनता जो है ना, सर सुन रहा हूं, बताइए। वो ये 40 पेज डॉक्यूमेंट थोड़ी पढ़ती है, उसको तो जो आप देखेगा, अच्छा इधर 1 लाख मिल रहा है, आप दे नहीं रहे हो, तो जनता की सोचो ना, वो तो उसको लगेगा यार इधर वाले ज्यादा अच्छी स्कीम है। ना फिर ना नीरज जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है। जनता को मैं बता तो रहा हूं, 47 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, 26 लाख करोड़ ये अपनी मैनिफेस्टो के उस पर ही कर देंगे, 20 लाख करोड़ पे देश चलाएंगे। कैसे, बताएं तो सही। हम भी तो इस बात को समझना चाहते हैं, ये तर्कपूर्ण नहीं है। और अगर 1 लाख रुपए देने से ही परेशानी हल होगी, जो कि नहीं देंगे, वैसा ही ये वादा होने वाला है। जैसे हिमाचल में कहा था कि भाई 1 लाख नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे रोजगार देंगे। वैसे ही कहा था कि जैसे कर्नाटक में कहा था कि मुफ्त बिजली देंगे, बिजली बिल माफ करेंगे, कहां कर दिए। वही हालात इनके होने वाले, कुछ नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव वाला डॉक्यूमेंट है जो इनको देना था, मजबूरी थी, खाना पूर्ति करनी थी, कर दी इन्होंने। ओके, अब सुजाता जी, वैसे टी शर्ट में आपने क्या लिखा रखा है? जरा क्लोज फ्रेम दिखाओ फुल में करके। शिवम जी ने कोई लिखवा रखा टी शर्ट पे? अब की बार 400 पार। ये परमानेंट? आप सारा दिन ये पहने रहते हो क्या, परमानेंट? नहीं, सारा दिन पहन रहा हूं मैं नीरज जी। जिस दिन से मैंने ठाना है, जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के उस पर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार कर लेगी, 4 जून को उतारोगे सरकार की जब गारंटी हो जाएगी। हाँ, 4 जून को उतारोगे? नहीं, 4 को भी नहीं, 4 को तो एक नई टी शर्ट और लेकर आऊंगा, लेकिन इतना तय है कि तभी। मैंने तो सोचा है कि अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार, उसके बाद ही उतरेगी टी शर्ट। ठीक है, 4 तारीख। अरे फैसले के बाद तो उतर रहे हो सुजाता जी। नहीं नीरज जी ऐसा नहीं है। अगर सामने वाले चाहें तो वो भी अब की बार 40 पार पहन सकते हैं। अरे ये उनका अधिकार, वो क्या पहनेंगे, वो आप कहें तो मैं भिजवा भी दूंगा। नहीं अरे आप क्यों भिजवा दोगे, वो अपने आप, तो कांग्रेस के लोगों के लिए कह रहा हूं, उनका जो मन होगा वो करेंगे, उस पर आप मत। सुजाता जी भाई ये कह रहे हैं कि इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट, ये भी कह सकते हैं कि अब की बार टुकड़े गैंग की बाहर। रुको भाई, सुजाता जी से बात करने दो मुझे। सुजाता जी, आपके इस पर तो हम लोगों ने 1 घंटे के पहले चर्चा की, आपने ये कोई और प्रवक्ता थे यहाँ पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग जो घोषणा पत्र लेके आए उसमें जो आपने वायदे किए वो पूरे कैसे होंगे? और हमारे वाले बहुत सही, हम तो केवल विजन डॉक्यूमेंट लेके आए, हम हमारे भरोसे पे लोग हमको चुनेंगे, आप कैसे पूरा करेंगे? आपके क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं आपके कार्यक्रम में आई हूँ तो सबको नमस्कार, मगर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे कितना टाइम देंगे बोलने के लिए और कितनी बार बीच में बोलेंगे? अगर मुझे टाइम उतना ही देंगे जितना भाजपा के प्रवक्ता को, उतना ही देंगे। अरे न्याय पत्र यहाँ पे भी है, अभी जारी रहेगा। आवाज अड्डा न्याय पत्र हमारे पास भी है मैम, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी इस समय सिर्फ हम और आप बात करेंगे, आप बोलिए, बताइए। तो
बात जो करी गई है, आज बात आपने करनी है, चर्चा आपने करनी है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर, और किसी ने तो यहां तक कह दिया कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी चुप है और भाजपा के मैनिफेस्टो में ये कहा गया। भाई महानुभाव के महानता को मैं यही सलाम करूंगी, क्योंकि जो मैनिफेस्टो पहले आया उसमें बाद वाले मैनिफेस्टो पे रिएक्शन देना था या उस विषय पे बोलना था, ये भाजपा बताएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, वही बताएंगे आप सबको कि किसको क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना खाना है, क्योंकि मटन मछली के ऊपर तो इनका चुनावी कैंपेन सिमटा हुआ है। मगर भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करते हैं और भारत की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती मोदी सरकार, ये बता रहा है इनका मैनिफेस्टो। दिए घाव बेरोजगारी और महंगाई के दवा चंदा वालों से बनवा कर जनता को गारंटी के नाम पर फिर से जुमले बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आकर परोसा जो उस व्यक्ति ने जिस पर खुद ही नहीं उन लोगों का है भरोसा। पता नहीं कब उनका नंबर कट जाए, सो मुंह पर ताला लगाकर सोते सोते चले आए। बेरोजगारी के और महंगाई के बम से बने हुए बम के बारे में वो अगर समझते तो उस विषय पर बात करते, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम दामों को नियंत्रित कैसे करेंगे। अभी आपने भी एक सवाल किया था और कहा कि भाई पैसा कहां से आएगा, तो जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी भाई साहब, तो उस वक्त भी हमने देश को आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि जितने पीएसयूज थे आज मोदी जी ने उन्हीं को गवाया, उन्हीं को बेचकर खा डाला। हम जब कहते हैं 30 लाख नौकरियां, तो वो 20 करोड़ नौकरियों से कंपेयर कर लीजिए, ये तो बहुत ही कम है ना, लेकिन जो वर्केबल है, क्योंकि ये सरकारी पद जो अभी है, हमने तो ये भी नहीं कहा कि इनको सृजित करेंगे हम, जो ऑलरेडी है हम बात कर रहे हैं केवल उनकी। हमने अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए बात करी है तो किसान न्याय की बात करी है, और मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने नहीं, अरे सुनो ना सुजाता जी, हिसाब तो बताओ जी। हिसाब किस चीज का हिसाब? वो जो 1 लाख रुपए पर फैमिली एमएसपी की गारंटी में कितना खर्चा होगा, ये सब तो बताओ। सुना नहीं मेरी, आपने शायद सुनी नहीं मेरी बात। मैंने आपको शुरू में ही कह दी थी ये बात कि जब देश में एक सुई नहीं बनती थी तब भी हम देश को आगे लेकर गए थे, मगर जिस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज 70 सालों में हुआ, मात्र 9 से 10 सालों में इन्होंने 206 करोड़ लाख ये इस तरह के स्टेटमेंट तो फिर कोई भी दे सकता है कि जब ये ऐसा नहीं था तो नहीं। आपने एक मिनट, मैं ये मानता हूं कि आप लोग कैलकुलेशन करते हो, बहुत ही समझदार आप लोगों की ये कमेटी है संकल्प न्याय पत्र बनाने वाली, उसने कुछ तो सोचा होगा ना। बिल्कुल सोचा है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। तो इसमें अगर देश की महिलाओं को मोटा मोटा एक बॉल पर कितना खर्चा होगा वैसे एमएसपी गारंटी देने पे और 1 लाख रुपए गरीब फैमिली को देने पे? नहीं, तो इस वक्त मुझे बताइए कि अगर 1.5 लाख करोड़ अमीर लोगों के कर्जे माफ किए जा सकते हैं तो क्या उसके बारे में सोचा जाएगा? जब देश पर आर्थिक संकट आना था और देश के पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे, शायद आप भूल गए, तब भी हम देश को आगे लेकर गए थे जब चंद्रशेखर जी की सरकार गई थी और हमारी सरकार आई थी पीवी नरसिम्हा राव जी की। तो आप शायद भूल गए, हमारे पास रोड मैप है और हम स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं आपको। अभी सुनिए, हम जुमलों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमने ये करके दिखाया है। अगर तेलंगाना, जहां मैं जनवरी से बैठी हूं और देख रही हूं कि किस तरीके से लोगों से जो हमने वादे किए थे उनको धरातल पे उतार रहे हैं, तो हमारी पूरी कैसे उतार, वही तो पूछ रहा हूं ना मैं शक थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि एक अनुमान होगा कि ये कार्यक्रम मैं लेके आ रहा हूं, इस पर इतना खर्चा आएगा। खाली मैं इतना नंबर पूछ रहा हूं आपसे। अभी इनके में कोई नहीं थी, वरना मैं इनसे ही पूछता। मैंने पूछा 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा राशन फ्री में, तो ये कह रहे बट रहा है। पूछा ना इनसे, आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कैसे देंगे आप, एमएसपी गारंटी में कितना खर्चा आएगा? ठीक है, मैं आपको याद करा देती हूँ कि किसानों पर औसत खर्च कितना था जब 2013 में हम गए थे, 47,000 था। और नहीं, आप मुझे बताइए ये कर्जा कैसे बढ़ा, क्या इस कर्जे को भाई मैं कह रहा हूँ कि सुजाता जी, नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। एकदम मैं स्पष्ट सवाल, अरे आपको समझ में कैसे नहीं आ रहा भाई? आप एकदम सीधा, एकदम अच्छा, एक मिनट रुको, नहीं मैं बिल्कुल, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम सीधा सवाल। लक्ष्मण राय,
आप यार दिन भर घूमते रहते हो नॉर्थ साउथ ब्लॉक, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आप बहुत गणित लगाते रहते हो। अगर 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी का लीगल कानून बन जाए तो कितना पैसा खर्च होगा? कोई कैलकुलेशन है आपके पास? मैं यही सवाल इसका जवाब मैं दे दूं, इसका जवाब। अरे एक मिनट रुको ना, आप कहाँ दे रहे हो? इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप दे नहीं रही हो। एमएसपी की गारंटी जब हम बात करते हैं इसकी, तो कितना धान या कितने क्रॉप्स हमारी सरकार खरीदती है, ये चीज बताइए। लेकिन इससे जो मार्केट में स्टेबिलिटी होगी और जितने लोग हमारे जो ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं देखिए सुजाता, उनके साथ हमारे आपके बीच हो गई बात ही नहीं पूरी करने दे रहे हैं। अरे आपको मैंने उनसे ज्यादा टाइम दे दिया शिवम से, आप गोल गोल घुमा नहीं, आपने नहीं दिया। 10 सेकंड में पूरी बात कर दूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो मात्र 1% किसान ऐसे होते हैं जिनका क्रॉप जो है वो सरकार खरीदेगी, लेकिन जो बाकी है उनके साथ धोखेबाजी नहीं होगी। समझ गया, ये ओपन मार्केट में स्टेबलाइजेशन होगी। तो सुजाता प्लीज मैं ये सब बातें घंटों डिस्कस किए। किसान आंदोलन के समय कम से कम हमने 2 दर्जन शो किए होंगे, 24 घंटे टाइम, एयर टाइम जोड़ लो आप, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत जानता हूँ। लक्ष्मण जी, आपके पास कोई फिगर है? मैं ये इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारा काम है दोनों घोषणा पत्रों का तिया पांचा करना। एकदम हिंदी में बता रहा हूँ, कौन कितना खर्चा करेगा मुझे तो ये दिखेगा तो मैं पूछूंगा, बताइए कैसे आएगा ना। मेरा सवाल तो इसी बात का है, जो आरोप सुजाता जी लगा रही है वही समस्या इनके सामने खड़ी होगी। पैसे है नहीं, बताइए। देखिए, जो एमएसपी की गारंटी अगर सरकार देती है तो एक मोटा मोटी आकलन तब किया गया था जब किसानों ने इसको लेकर आंदोलन किया था, काफी ज्यादा मांग बढ़ी थी। तब आकलन ये कह रहा था कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देती है तो सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि किसान जो फसलों का उत्पादन करते हैं उनको हम खरीद लें। भले वो खरीदे ना खरीदे, लेकिन उनको लीगल गारंटी है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको सालाना 40 लाख करोड़ रुपए एक मोटा मोटी अनुमान था जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको अनाज खरीदने के लिए, हमेशा तैयार रखने के लिए। यानी आपको अपने पॉकेट में हमेशा इतना पैसा रखना पड़ेगा, तभी आप कानूनी गारंटी यहां पर दे सकते हैं। तो ये एक आकलन उस वक्त किया गया था जब ये पूरा मामला उठा था, और इसी वजह से सरकार ने काफी। दूसरा सवाल, कांग्रेस कहती है देश में बहुत गरीबी बढ़ गई है। कितने परिवार हैं गरीब देश में? हर परिवार को 1-1 लाख देंगे, कितना बैठेगा? ये तो अभी शिवम जी पता नहीं कहा 16 करोड़ बता रहे थे मेरे को। नहीं, इसमें अब यह है कि गरीबी की परिभाषा आप क्या रखते हैं। इसमें ये होता है गरीबी की परिभाषा आप क्या रखते हैं, इस पर काफी ज्यादा आपको रहेगा। तो इसमें मनरेगा से जो नीचे कमा, नहीं तब तो काफी ज्यादा हमको लगता है कि इसका हो जाएगा। अब इसमें आप मान के चलिए कि अगर 1 लाख रुपए, जैसे पुअर वुमेन की बात की गई थी, तो पुअर वुमेन के 1 लाख रुपए बात करते गरीब महिलाओं के लिए, तो करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए आपको खर्च आएगा सालाना। 4.3 लाख करोड़ रुपए इसका अतिरिक्त खर्च आएगा। और अगर 8.8 करोड़ गरीब है, जिनको मान के चला जा रहा है कि 8.8 करोड़ गरीब है भारत में, अगर उसको देख के चला जाए तो 4.3 करोड़ महिलाओं का जो है सो 4.3 करोड़ का हिस्सा 49% जो आपको वहां जाकर सभी गरीबों को देते हैं। ये कुछ आकलन पूरा किया गया था। ठीक है लक्ष्मण जी, पॉइंट टेकन। अभी मैं इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखो कोई बहुत पर्सनल होने की जरूरत नहीं किसी को, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। मैंने उस दिन वादा किया था कांग्रेस वाला कि ये सब पूछूंगा। सज्जन कुमार जी, किसका घोषणा पत्र आपको अच्छा लगा? जनता की नज़र से बताइएगा। ये सब गणित वड़ित तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, बाकी जनता को क्या अच्छा लगेगा? 1 लाख मिल रहा वो, या जो वादा किया जा रहा है कि आपको निवेश करा देंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो सब कौन सा पसंद आएगा? देखिए, जो मैनिफेस्टो है वो उसे आप संकल्प पत्र कहें या न्याय पत्र कहें, एक बोरिंग डॉक्यूमेंट है जनता के परिदृश्य से। हाँ, एक फर्क जरूर पड़ता है कि अगर एक नेता जो ज्यादा रिलेटेबल है, जब वो कोई बात कहता है तो जनता उस पर ज्यादा ध्यान देती है। अब देखिए 2019 की बात आप देख लीजिए, उस समय भी जो कांग्रेस का वादा था, घोषणा पत्र था, उसमें 6,000 मासिक आय की बात की गई थी और कायदे से वो काफी लोकप्रिय भी था और उसे काफी मजबूती से कहा भी गया था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि तमाम लोगों ने जो ग्राउंड स्टडी किया चुनाव के वक्त और बाद में भी, पब्लिक उससे बहुत ज्यादा आकर्षित इसलिए नहीं हुई कि पब्लिक बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रही। तो उस लिहाज से आप देखें, घोषणा पत्र जो है वो दोनों जो है
अगर उसकी एनालिसिस करें, मैं जनता के पर्सपेक्टिव पे आऊंगा, उसमें हर वोटर को 3 आइडेंटिटी से जोड़ने की कोशिश की गई है, टारगेट दोनों कांग्रेस और बीजेपी में। एक है उनकी जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, सोशियोलॉजिकल आइडेंटिटी, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जनरल, इस तरीके की बात है। तो एक तो वो हो जाती है जो आपकी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, जिसके साथ आप पैदा होते हैं। दूसरा जो है वो उनकी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है कि भाई हम किसानों को देंगे, युवाओं को देंगे, उसके बाद और भी जो महिलाओं में जो उस तरीके की सेल्फ हेल्प ग्रुप या बाकी लोगों को आगे बढ़ाएंगे, मिडिल क्लास को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे, इस तरह की बात आती है। और तीसरी जो दोनों में जो डिपार्ट कर जाती है, पहली और दूसरी तो एक साथ है, वो ये कहा नहीं गया है, लेकिन आप देखिएगा वो कल्चरल या आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी भी है। और इस मामले में आप देख लीजिए कि चाहे वो 370 की बात हो, चाहे और भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, ये सारी की सारी बातें ये भी होती है जो बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र से अलग कर देती है। जहां तक आर्थिक मुद्दों की बात है और वादों की बात है, उसमें एक बायस आप जरूर देखेंगे कि जहां कांग्रेस का रोड मैप अभी भी प्री रिफॉर्म एरा में जा रहा है, नरसिम्हा राव से पहले की ओर, ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की बात हो, उसी तरीके से आप देख लीजिए कि OBC सेंसस की बात हो, जातिगत आधार पे 50% कैप को बढ़ाने की बात हो, और सरकारी नौकरियों की उधर ज्यादा वो ध्यान देने की बात हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बार जो टारगेट कर रही है OBCs को, वो अपने पिच से अलग हट रही है। नेहरू जी ने काका कालेलकर कमीशन जो 1950s मिड 50s की थी OBC पे पहला, उसको रिजेक्ट किया। इंदिरा गांधी जी ने BP मंडल जो दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का रिकमेंडेशन था, उसको रिजेक्ट किया था। राजीव गांधी अकेले एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जब BP मंडल लागू कर रहे थे तो मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने बोला था, लेकिन आज राहुल गांधी जी उसको ला रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है वहां पे देखिएगा, SC ST OBC की बात तो कर रही है, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो उनको एम्पावरमेंट का जो उनका फोकस है, वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म सेंट्री मतलब कि आप OPS की तरफ नहीं जा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। तो ये एक है कि फ्यूचर सेंट्रिक पोस्ट रिफॉर्म फेज है और एक प्री रिफॉर्म फेज है। जनता की दृष्टि से एक चीज क्लियर है, और उसमें कुछ राज्यों में अपवाद हो सकता है। कुछ राज्य जैसे बिहार में चली जाए तो तमाम कुछ जातियां हैं जिनका अभी भी पुराने रुख की तरफ है, उसका कारण कुछ और है। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो एक जो सटल सेंस में ये जरूर है कि भाई बीजेपी में मोदी जी, डिटेल में कोई नहीं जा रहा है जनता, ये है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ और भी ज्यादा करेंगे। अब उसमें उत्साह है, कहीं कम है, ज्यादा है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र को लेके थोड़ा सा बज ज्यादा है लोगों में, डिटेलिंग नहीं है, बस ये है कि शायद कुछ और करने का इनका है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको लेके जमीन पे चूंकि सांगठनिक कमजोरी है और रिलेटिबिलिटी काफी कम है, जो इनके शीर्ष नेतृत्व है उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस जो टारगेट कर रही है MSP की, ये देख लीजिए, ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जो है मेरठ मुजफ्फरनगर रीजन वाला, उसको ज्यादा टारगेट कर रहा है। ये एक बार सज्जन, ये एक बार ट्राई हो चुका है यूपी इलेक्शन में, MSP ट्राई हो चुका है एक बार। सतीश जी, आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ट्रांजैक्शनल है कांग्रेस का और इनका जो है विजन है। तो 10 साल की सरकार चलाने के बाद बीजेपी ये कह रही है कि हम, पढ़ के ऐसा लगता है कि फ्रीबीज नहीं देंगे हम ज़्यादा, मतलब कुछ बहुत तो होंगी और डिटेल में आप डिस्कस करो तो हो ही जाएंगी, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारी फ्रीबीज दिखती हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि भरोसा ज़्यादा है और लोगों को विश्वास है कि जो कह रहे हैं वही हो जाएगा, इसलिए लोग उनके उस पर ज़्यादा बिलीव कर लेंगे? 72,000 बनाम 6,000 की स्टोरी फिर से होने वाली है सर? होने वाला है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे भी आप टाइम दीजिए, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने मांगा था। मैं इतना जरूर समझता हूं कि रिफॉर्म्स जो हुए थे उसमें रिफॉर्म करना आवश्यक है, पहली चीज। करेक्टिव मेजर्स लेने आवश्यक हैं। आज अवसर का संकट है, आम आदमी के पास रोजगार का संकट है, इसलिए कोई इसके कोई कार्य नहीं करता, कोई ज्यादा ट्रिकल डाउन नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं किसानों की हालत। तो एक तो ये बात रही। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की रही, मैं मानता हूं सज्जन जी की इस बात को
कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व के साथ जो उनको कनेक्ट करने वाली बात है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हिसाब किताब भी बहुत ज्यादा नहीं किया होगा, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन आम आदमी को राहत पहुंचाने की बात जरूर है इस देश में, इसमें मेरा कोई इसमें दो मत नहीं है। तीसरी बात और भी कह देना चाहता हूं कि भाई जब 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जाता है तो वो भी तो एक फ्रीबी है, और उसी के साथ अगर 6,000 रुपया 2019 के चुनाव से ठीक पहले लगभग चुनाव के मुहाने पर अगर भारतीय जनता पार्टी की तब की सरकार ने दी थी तो क्या वो फ्रीबी नहीं था? मेरा ऐसा मानना है कि फ्रीबी पर तमाम पार्टियों के, मैं तो कह रहा हूं तमाम पार्टियों के मापदंड दोहरे हैं। मेरा फ्रीबी आपका फ्रीबी नहीं है, मेरा जो है फिर डॉक्यूमेंट हो जाता है और आपका जो है रेवड़ी हो जाता है। ओके, रामकृपाल जी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहूं आखन देखी। जनता सही बात किसको मानती है? मैं तो ये सवाल पूछा हूँ। सतीश जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि 6,000 रुपये वाला फ्रीबी नहीं है और इधर 1 लाख का फ्रीबी है। देखिए, जैसा मैंने कहा, कोई भी सरकार आएगी, एक बात तो आप तय जान लीजिए कि उसको मालूम है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, दक्षिण पंथ हो, वाम पंथ हो, कि अगर वो आम जनता का भला नहीं करेगी, अगर उसको सुविधाएं नहीं देगी, तो उसके दिन गिने चुने हैं। और ये रिफॉर्मिज्म का जो सिद्धांत है, देखिए हमेशा चलता है। आप जानते ही है, मैंने कई बार जिसका जिक्र भी किया है कि रोजा देशपांडे ने जो किताब लिखी थी कि रिफॉर्मिज्म एंड सोशलिज्म गो टुगेदर, जिसकी डागे ने प्रीफेस लिखा था। हमेशा देखिए जनता को कुछ मिलना चाहिए, लेकिन एक बात नीरज जी समझिए, बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। हमारा 65% जो आबादी है, युवा है, जो 35 साल 40 साल से नीचे है, उसमें एक फर्क आया है। मुझे क्या मिला की बजाय अब वो ये देखता है हमें क्या मिला। आप ये मैं के बजाय हम वाली बात आ रही है। गांव में जाइए, अगर सड़क बन रही है प्रधानमंत्री, तो गांव के लोग खुश होते हैं, इस बात पर नहीं कि मुझको कोई कैश नहीं मिला। उस तरह की बात नहीं है। जो यूथ है वो समग्रता में सोचता है और वो टोटल डेवलपमेंट की तरफ जाता है। जैसा कि सज्जन कुमार जी ने कहा था कि एक बात क्लियर है, आप चाहे जो रास्ता पकड़िए, जैसे मैंने कहा ना कि बाया आप वेस्टर्न जाइए, सेंट्रल जाइए, जनता को बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे समाजवाद कहता था कि जितनी क्षमता उतना काम, जितनी मेहनत उतना दाम। आप ये कराने के बजाय आप कहेंगे काम कर न कर, मैं तुझे इतना पैसे दूंगा। अगर ऐसा समाज बना सकते बनाइए। हाँ, लेकिन मेरा जो कहना यह है कि कुल मिला के प्रो रिफॉर्म, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में कहीं कहीं बिल्कुल सही कहते हैं कि वो नरसिम्हा राव से पहले का लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं। खेती बाड़ी, गाय दुधारी, पढ़े लिखे नर नारी हो, ग्रामोद्योग, घरेलू धंधे घर घर चरखे जारी हो। आप और बीजेपी के घोषणा पत्र में एक नए विजन की बात है। रही बात, जनता फैसला कर लेगी। बीजेपी ने 10 साल में जो किया है, अगर वो खराब रहा तो 4 जून को पता चल जाएगा। अगर वो वाकई उसने आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाया है तो इसका 4 जून को पता चल जाएगा। मैं दोनों की बात कहता हूं, दोनों रिवॉल्यूशनरी हैं। अगर जातीय जनगणना कराने से बहुत बड़ा सोशल जस्टिस हो जाता है तो 70 साल से अब तक क्यों नहीं कराया गया? बहुत दिनों तक ये सामाजिक न्याय की पार्टियां ही थी। कम से कम बिहार में तो कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री बना ही नहीं। 70 साल से वही लोग हैं, क्यों नहीं जनगणना कराई भाई अब तक? और कांग्रेस, याद कीजिए, इंदिरा गांधी जी का नारा था, जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये नारा था। अब ठीक है, राहुल गांधी जी जो है वो नई योजना लेके आए हैं, अच्छी बात है। नहीं, बिहार में तो खैर बहुत समय तक बीजेपी भी सत्ता में उनके साथ रही, तो वो इस हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं था। हाँ नहीं, ठीक है, वो एक शील्ड कह सकते, दोष से मुक्त नहीं हो सकते। बहुत चिंताजनक स्थिति बिहार की। शिवम जी, ये अभी इतनी चर्चा सुनने के बाद ये मुझे ये समझाइए दर्शकों को कि भैया उधर से
ये सब चीज़ें दी जा रही है, आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि पब्लिक परेशान है तो उसको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और आपके ऊपर इतना भरोसा क्यों है लोगों को, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है? देखिए नीरज जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। सतीश जी ने कहा कि भाई बेरोजगारी एक समस्या है। बिल्कुल मैं मानता हूं, किसी भी देश में बेरोजगारी एक समस्या होती है और निरंतर प्रयास से उससे बाहर निकला जाता है, और हम लगातार बाहर निकले हैं। ये जो लगातार, चाहे वो राज्यों के मैंडेट की बात हो, चाहे वो अब की बार 400 पार की बात हो, चाहे उससे पहले फिर से एक बार मोदी सरकार की बात हो, और या फिर उससे पहले अब की बार मोदी सरकार यानी कि 2014 की बात हो, अगर हम लगातार मैंडेट हासिल कर रहे हैं तो इसके पीछे अगर कोई ये कहे कि हमारे साथ युवा नहीं है, और दूसरे ही तर्क में वो ये कहे कि इस देश में 65% आबादी वो है जो 35 साल और उससे नीचे की है, तो आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि युवा हमारे साथ है। अब युवा हमारे साथ है और आप कहते हैं कि उसके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है या कमी है, और वो निराधार बेइंतहा बेरोजगारी से गुजर रहा है, तो माफ कीजिए आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इस देश में अगर 16 करोड़ ईपीएफओ के अकाउंट खुले तो कहीं ना कहीं वहां पर रोजगार जनरेट हुआ। इस देश में अगर आज तक आजादी के बाद से मैं अगर बात करूं, आज तक हिंदुस्तान में $950 बिलियन जो है एफडीआई आया है, उसमें से $532 बिलियन एफडीआई जो है वो सिर्फ पिछले 90 महीने में आया है। सिर्फ पिछले 90 महीनों में, ये पिछले 90 महीनों में 61 अलग अलग क्षेत्रों से 157 देशों से आया है, जो दुनिया में इस समय यूनाइटेड स्टेट्स और यूके से भी ज्यादा है। इतना इन्वेस्टमेंट इतने अलग अलग क्षेत्रों से, इतने देशों से पिछले 90 महीने में किसी देश में आया ही नहीं है। यानी कि रोजगार क्रिएट हुआ है भाई, आप इस बात को कितना भी कोशिश करिए डिनाई नहीं कर सकते। अगर इस देश में आज सड़कों की हम बात करते हैं और हम 11 किलोमीटर से 33 किलोमीटर पर पहुंच गए, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रोबोट सड़क बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मैन पावर लगी है, कहीं ना कहीं लोग लगे हैं, कहीं ना कहीं लेबर लगी है, कहीं ना कहीं इंजीनियर्स लोग लगे हैं। जाहिर है तभी हम इस स्तर पर आगे बढ़े हैं। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर रोजगार मिला है। अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के टॉप 2 दूसरे नंबर की कंट्री हो गए, तो कहीं ना कहीं रोजगार मिला है। अगर हम ऑटोमोबाइल में टॉप 5 में 5वें नंबर पर आ चुके हैं और अगले आने वाले समय में उसको नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार मिला है। इस तरह की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बड़े ह्यूमिलिटी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हां, बेरोजगारी एक परेशानी है जिसको धीरे धीरे करके हम ओवरकम पूरे तरीके से करेंगे और करके ही रहेंगे। इसके अलावा आपने विश्वास पर कहा कि विश्वास क्यों है? विश्वास एक नेता की क्रेडिबिलिटी के ऊपर होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री का एक कैंडिडेट है, जनता के सामने है, मोदी की गारंटी के साथ, विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच में। इनके पास कौन है? हर सुबह उठो, आज पता चलता है कि वो वामपंथ वालों का एक वो मैनिफेस्टो आया है, वो कहते हैं कि हम इस देश में से सारे परमाणु बम ही खत्म कर देंगे, यानी कि होंगे ही नहीं, हमारे देश में परमाणु बम ही नहीं होना चाहिए, यानी कि चाइना आए हमें मार के चला जाए, पाकिस्तान आए हमें मार के चला जाए, कोई और आए हमें मार के चला जाए, हमारे पास परमाणु बम होना ही नहीं चाहिए। अगले दिन हमारे जो है तेजस्वी यादव जी उठते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो लाते हैं, वो कहते हैं बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे 1.5% से ज्यादा सरकारी नौकरियां होती ही नहीं एक राज्य में, कहां से दे दोगे भाई? कुछ भी कह रहे हो। फिर इसके अलावा समाजवादी पार्टी आती है, वो कुछ और मैनिफेस्टो लेकर आती है जी। ये 25-26 दल मिलकर एक कागज तो कॉमन मिनिमम बना नहीं पा रहे, एक नेता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जी के सामने दे नहीं पा रहे, और कहते हैं हम देश चलाएंगे। इस वजह से हमारे जो वादे हैं उनमें क्रेडिबिलिटी है, उनमें विश्वास है, उनमें मोदी की गारंटी है, और इसीलिए जनता हमें वोट देगी और इसीलिए इनको नहीं देगी। एक ब्रेक के बाद सुजाता जी के पास आऊंगा मैं, छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत आता हूं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। चर्चा हो रही है घोषणा पत्रों पर और सुजाता जी के पास चलते हैं। सुजाता जी, हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, आपसे थोड़ा इस बारे में रिक्वेस्ट है कि शार्प क्वेश्चन है तो छोटे छोटे जवाब चाहिए। मुझे ये बताइए कि अभी ये कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी को उन्होंने एड्रेस कर लिया है, तो एक तो उस पर आपका जवाब चाहिए। दूसरा, आपने अभी बहुत लंबी लिस्ट जब गिना रहे उसमें कहा था PSU सब बेच डाले सरकार ने। कौन से PSU बेचे, जरा वो भी बताइएगा। भेल, गेल, सेल, ये क्या थे? बिक गया क्या भेल? ने हद तक बेचा, कब अब आएंगे तो पूरा बेचेंगे? नहीं, कहाँ बिके भेल, गेल, सेल? नहीं, अभी प्रोसेस में है क्या? और एक ही व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट हर जगह पे होना शुरू हो गया। और बेचा कौन सा, ये बताओ। आपने कहा बेच दिया, कौन सा बेचा? क्यों बोलते हैं? बेच ही तो रहे हैं। कौन सी चीज है जो वो छोड़ रहे हैं? हर जगह का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे बेचना ही कहा जाता है। जो एयरपोर्ट है, एक सेकेंड सुनिए, जो एयरपोर्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। असम का एक एयरपोर्ट है गुवाहाटी का, उसको अडानी का जैसे ही वहां पे नाम आया था, इतना विरोध हुआ था, क्योंकि वहां के जो एक बहुत वीर बहादुर के नाम पर वो था, इन्हें नाम वापस बदलना पड़ा था। क्यों बदलना पड़ा था? अडानी जी कहां से आए थे? तो ये जो मोनोपोली करी गई है ना, इसके बारे में
अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया, जो धन पूरे देश का है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में होगा। और ये डेटा कोई हमारा तो है नहीं, ये डेटा बताता है कि जो देश के 3% लोग हैं उनके पास देश का 40। अरे ये वाली बहस में नहीं जाइए, अरे प्लीज सुजाता जी, रिक्वेस्ट नहीं, इस वाली बहस में जाओगे तो फिर पूरा शो हो जाएगा। नहीं, सुनिए ना, इसको अगर आपको एड्रेस करना है ना, इसको अगर आपको एड्रेस करना है तो जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें थी तब इसको एड्रेस करना चाहिए था। बिल्कुल, हम मोनोपोली नहीं करते, मोनोपोली नहीं करी। क्यों दिया था उनको कॉन्ट्रैक्ट फिर? बिल्कुल दिया, नहीं देना चाहिए था ना फिर, नहीं देना चाहिए था ना फिर। लेकिन हम क्यों नहीं देंगे? अब यहाँ पर आके बैठ के आप ये बहस नहीं कर सकते। नो, उसमें बोलना चाहिए था आपको, बराबरी से देखते हैं, आप सबको करने चाहिए, उसके बाद आप बोलेंगे कि मोनोपोली हो रही 3%। नो वे, नहीं, वो भी मोदी बेचे, हिमाचल के सेब कौन सी कंपनी बेची बताइए ना? सड़कें बनाने में। नहीं, सिलक्यारा टनल जिसने बनाया नवयुगा कंपनी, जाके उसका वेबसाइट देखिए, कोने में अडानी का लोगो है, हर जगह में अडानी है। सुन लीजिए, ये है कहानी। अगर आप अडानी अंबानी की बहस में जाना चाहती हैं तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, 20-30 साल पहले जाइए, तब टाटा बिरला की बहस चलती थी। आपको जानकारी नहीं बिल्कुल, लेकिन नहीं, हर समय में इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जाता था, तब टाटा बिरला को टारगेट किया जाता था, गोयनका को टारगेट किया जाता था, अब अडानी अंबानी को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। और उसी के नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। ये बहस आपको करनी है, 10 घंटे बहस करिए, बुलाइए अपने यहाँ से चिदम्बरम जी को बुलाइए, मैं उनके साथ बहस करूंगा। मैं पहले कह रहा हूं कि आपको उस समय सोचना चाहिए था जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी। चिंता मत करिए, 2 जून के बाद ना, हाँ 4 जून मैं बता रही हूँ, नहीं 2 जून के बाद 2 जून की रोटी की बात, सुनिए 4 गुना रोटी की बात होगी। सज्जन कुमार जी की बात, आप भी अपने कार्यक्रम में, अरे मैं किसको देते हैं मैडम, देखा जाएगा। ऑलवेज ओपन टू डिस्कस विद एनीबडी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑलवेज। डोंट टॉक मी प्लीज, नो, ये नहीं कह सकती आप मुझे, कोई भी आए डिस्कस करें इस पे आके। सज्जन कुमार जी, और जो आज नहीं, ये हर जगह आके आप ये जो कहने लगते हैं ना, ये ठीक नहीं है। हम कह नहीं रहे, हम आपको दिखा रहे हैं। जब इलेक्शन के पहले ये बात सवाल उठाएगी तब आपको ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, हम उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। टारगेट नहीं करते, नहीं, मोदी जी नहीं है, मोदी जी एक को आगे बढ़ाकर बाकी सबको टारगेट करते हैं। नो, ये अच्छा, अब बहस को आगे बढ़ा लें, मुझे बताइए कि एसबीआई के चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया ले जाकर क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? समझा दीजिए। मिल गया ना सारा डेटा, मिल गया ना देने को तैयार, सारा डेटा मिलने के बाद आप वो 1200-1400 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए ना। इतना डिफेंड क्यों नहीं वापस कर रहे हैं आप? क्यों 1400 करोड़ आपने लिए बॉन्ड के, क्यों लिए थे बताइए ना? नैतिकता के अगर इस पेडेस्टल पे आप खड़े हैं तो वो 1200 करोड़ वापस करिए, आपने भी लिए हैं। कितनी मुश्किल से वो भी सुप्रीम कोर्ट के कारण मिला। अगर आप इतने मॉरल पेडेस्टल पे खड़े हैं कि बॉन्ड गलत था, चलिए मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो क्यों लिया 1200 करोड़? अभी भी समय है, वापस करिए सारा पैसा, कि नहीं चाहिए मेरे को ये पैसा। किया ना लेफ्ट पार्टीज ने, आप क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास क्यों मिला? अगर बिना ईडी और सीबीआई के आपको मिल गया तो आप सोचिए ना फिर। तो हम तो चाहते हैं कि सबको पता चले कि हमें किसने दिया, और ईडी सीबीआई सबके बारे में सबको पता है, सबके बारे में सबको पता है, सबके बारे में। मोदी सरकार अच्छा ठीक, सुजाता जी, जो महालक्ष्मी को मुस्लिम हैं उनकी तरफदारी करना बंद करिए, थोड़ा सा फेयरनेस के साथ डिबेट करिए। अगर आप इतना ही फेयरनेस के साथ डिबेट करना चाहती तो आपको अपने मैनिफेस्टो में जो खर्चे हमने पूछे थे उसका डेटा लेके आना चाहिए था, आपको पूछ के आना चाहिए था अपनी उस कमेटी से कि कितना खर्चा होगा। छोड़िए, अभी मैं सज्जन जी के पास जा रहा हूँ, नहीं समय खत्म हो जाएगा। सज्जन कुमार जी, दो सवाल आपसे। सज्जन जी नहीं, अभी मैं नहीं सुनूंगा, सज्जन जी के पास जा रहा हूँ, बस समय नहीं है, मैंने पहले कहा था बहुत कम समय है, डेटा वेटा पे बहस नहीं कर सकते आप। सज्जन जी, एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। छत्तीसगढ़ का इलेक्शन ये जो अभी हुआ, इससे पहले वाला यही जब बघेल जी जीते थे, उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का लोन माफ करने से मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। तब जेटली जी शायद वित्त मंत्री थे। परिणाम तक चुनाव हार गई थी भाजपा। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस इलेक्शन का। कट टू टाइम मशीन में बैठिए, थोड़ा आगे आइए।
तब एक बार 72,000 और 6,000 की स्कीम आई, उसमें 6,000 वाली स्कीम जीत गई। ये पहले मुझे समझाइए क्या है। देखिए नीरज जी, जो 2018 का छत्तीसगढ़ का चुनाव था, मैंने काफी सारी सीटों पे व्यक्तिगत तौर पे हमने किया था, 18 का भी। एक बात मान के चलिए, बीजेपी ने इस बार भी किसान ऋण माफी पे कमिटमेंट नहीं किया। जब प्रधानमंत्री की साउथ बस्तर रीजन में चुनाव के लगभग 2 हफ्ते पहले जब रैली थी, तो उसमें बहुत सारे लोग, ये बीजेपी के वहां के नेतृत्व ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री शायद कांग्रेस का जो ऋण माफी का जो कार्ड था, और काफी ऐसा लग रहा था कि विनिंग कार्ड है, उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। कुछ नहीं आया कमिटमेंट। 2018 का चुनाव होता क्या है, जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं। 2018 का चुनाव बीजेपी हारी थी कि 3 बार से रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और एनटी रमन सिंह, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें महिला से लेके वहां की बहुत सारी और बहुत सारे पुरुष नेता भी थे। उस लॉबी ने इतना, आपस में इनकी गुरिल्ला वॉर चल रही थी, भीतरघात हो रहा था, कि उसके कारण क्या हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जो कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा पहले से चल रही थी, और उसमें अजीत जोगी वगैरह का प्रभाव कम हो गया था, तो बीजेपी हारी थी स्थानीय नेतृत्व के उठापटक के कारण और अति आत्मविश्वास के कारण। किसान वाली जो बात है ना तो 19 में चली, और अभी देखिए 2023 में तो स्थिति ये थी कि सब मान के चल रहे थे कि कुछ किसी स्टेट में कुछ हो जाए। इवन बीजेपी वाले भी मान के चल रहे थे कि भाई लोक लुभावन वायदों और उसके बाद जो बघेल की अपनी जो ग्रिप है वो जीतेंगे, लेकिन हारे। तो किसानों को जो आप ये कह रहे हैं ऋण माफी, इससे एक छोटा सा वर्ग प्रभावित होता है। एक तो किसानों का जो वर्ग होता है वो ज्यादातर जो है कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है। लोन का जो अमाउंट होता है वो 5,000 से 50,000 के बीच मेजॉरिटी किसान लेते हैं। जो मेन बैंक है जहां पे आपका स्टेक बहुत ज्यादा होता है, वैसे किसानों को ना तो लाभ मिलता है ना उसे। रही बात, आप एक देखिए, किसान जो है वो केवल किसान नहीं है। आज कितने किसान है जो फुल टाइम फार्मर है? एक किसान जो है छोटा व्यवसायी भी है, एक किसान जो है वो नौकरी भी कर रहा है, किसान पार्ट टाइम जुताई के साथ थोड़ा बहुत और भी कुछ धंधा पानी कर ले रहा है। तो उसके पास सरकार को जितने योजनाएं होते हैं वो हर चीज को जोड़ के देखता है, और एक वोटर होने के नाते वो फाइनल। सज्जन, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? सज्जन, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मानस जनता का बहुत बदल चुका है, पुराने तरीके से उनको डील करने से कोई फायदा नहीं है? इतना बदला है कि आप नॉर्थ ईस्ट से डीप साउथ तक चले जाएं, आप देखेंगे 10 साल में हम लोग बता सकते हैं कि जब पहले जाते थे तो हर फैमिली में या कास्ट कम्युनिटी में लोग कहते थे बड़े बुजुर्ग जो कहेंगे हम उसकी तरफ जाएंगे। आज आप देख लीजिए किसी भी कम्युनिटी में, चाहे आप दलितों में जाएं, चाहे आप किसी एथनिक कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट में जाएं, एंकर जो है वो यूथ हो चुका है, वो अपने परिवार को खींच ले जाता है। तो ये जनरेशनल डिवाइड नहीं है, ये शिफ्ट ऑफ एंकर है, जनरेशनल एंकर। और जो यूथ है उस मामले में उसकी मानसिकता बिल्कुल बदली है। और इसी कारण से मैं बता रहा हूं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मिली जुली सब पार्टियां एक ही तरह की बात कर रही हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में थोड़ा सा बायस जो है ना ओल्ड मोड ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ है, ओल्ड ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ है। और ये जनमानस बदल चुका है। ये फ्रीबीज, कोई अपने आप को किसान के तौर पे देख कौन सा यूथ रहा है, ये तो बताइए। किसान परिवार में जन्मा यूथ क्या अपने आप को किसान की तरह अपनी पहचान, ये मोरल डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं कि ये पहचान का संकट है। मैं जा रहा हूं एक किसान के परिवार का यूथ अगर अपने आप को किसी और फील्ड में, सर्विस सेक्टर में या वो बिजनेस के सेक्टर में या किसी और भी सेक्टर में देखना चाह रहा है, आप किसान लोन माफी की बात करते हैं। हाँ, आप किसी और कारण से जीत गए, आप उसको दे देते हैं। आप किसान छत्तीसगढ़ में बघेल पूरी की पूरी ऋण माफी की योजना बोलने के बाद भी हार गए। ये क्लियरली दर्शाता है कि ये कोई विनिंग ट्रम्प कार्ड नहीं है। ओके, दोनों ही घोषणा पत्र अगर आप देखें तो एक में, जैसे सतीश जी ने सही एनालाइज किया कि एक में एकदम साफ दिख रहा है ट्रांजैक्शनल, और एक में दिख रहा है विजन है। अब जैसे उज्ज्वला स्कीम है, घर है, पीएम आवास योजना है, टॉयलेट योजना है, इसको कैसे लेंगे आप, ये अलग है। एक में डायरेक्ट बेनिफिट है कि आप कैश ट्रांसफर करें। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर आप देखें तो किसको लोग लाइक करेंगे, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है इसको बता पाना। मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ आप लोगों के लिए, उसको सुनिएगा ध्यान से। एक स्कीम है आयुष्मान योजना पीएम की। उस योजना में 81,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं, मतलब लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। बिजनेस की परिभाषा में बताऊं तो जिन लोगों ने उसका फायदा लिया है, उसका 1 रुपए का अगर बेनिफिट उनको हुआ है तो उनके डिफॉल्ट रेट 500% कम हुए हैं। यह स्टडी है, मेरे दिमाग की ज्ञान नहीं है, यह स्टडी है। तो क्या ऐसी स्कीम्स जो सस्टेन कर रही हैं और लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बना रही हैं, वो ज़्यादा वर्क कर रही हैं या डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हैं?
कहना बड़ा मुश्किल है लोग किस तरह से लेते हैं इसको, लेकिन ये स्कीम्स जो दोनों साइड से आई हैं, कांग्रेस की भी इनकी भी, जनता उसको कैसे लेगी ये एक बड़ा चैलेंजिंग है। तो जो बात सतीश जी कह रहे हैं, रामकृपाल जी कह रहे हैं और जो सज्जन कह रहे हैं, उसी के बीच में एक डिबेट हो सकती है और ये इसका परिणाम हमें 4 जून को पता चलेगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से एडिटोरियल इनपुट दे रहा हूं कि मुझे लगता है आयुष्मान स्कीम में सरकार को और ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अगर वो 5 लाख है तो उसको बढ़ा के 10-15 लाख करिए और उसको मुक्त करिए कि आदमी कहीं पे भी इलाज कराए, क्योंकि उसके जो फायदे हैं वो मल्टीपल टाइम्स हैं। ये स्टडी है, 1 घंटा डिबेट कर सकता हूँ, शो करूंगा इसमें मैं एक दिन, एक प्रोफेसर को बुला के समझाऊंगा कि कैसे आयुष्मान योजना इज गेम चेंजर फॉर एनी गवर्नमेंट। जरूरी नहीं कि आप बीजेपी के लिए, किसी भी सरकार की योजना होगी तो गेम चेंजर हो सकती है अगर वो इंप्लीमेंट की जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुजाता जी, समय एकदम खत्म हो गया, फिर किसी दिन हम लोग बैठते हैं।